नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके लिए उत्तराखंड से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर में तो जैसे कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ और 10 मार्च यानी कि कल को उस मतदान की मतगणना होने वाली है और रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नसीब का फैसला होने वाला है कि अगले 5 साल उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी और कौन रहेगा मुख्यमंत्री। वहीं 7 तारीख को जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियों ने दिखा रखा है कि कहीं पे कांग्रेस जीत रही है, किसी न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उसी उठापटक में आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले तोड़ जोड़ की राजनीति में लग गए हैं। कांग्रेस जहां एग्जिट पोल आने के बाद खुश है क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने कांग्रेस की सरकार दिखाई है उत्तराखंड में, तो कांग्रेस अपने जो विधायक हैं उनको राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों से मिल रही है। 2012 की गलती दोबारा से न दोहराई जाए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा। विस्तार से आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में जोड़ तोड़ की चर्चाओं के बीच कांग्रेस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में भेज सकती है, जैसे कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भेज सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। 10 तारीख को यहाँ पर मतगणना होने वाली है, तो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई प्लान बी या सी के लिए तैयार रह रहा है कि अगर 36 का जादुई आंकड़ा न मिल सके या 2-4 सीटें कम हो सके तो किस विधायक को जोड़ना है, किसको अपने पास लेना है, किस निर्दलीय विधायक से बात करनी है या किस कांग्रेस या किस भारतीय जनता पार्टी के विधायक से बात करनी है जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर बहुमत दिला सके। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्लान बी और सी के बारे में सोच रही है। इसी प्लान के बारे में सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो अभी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी बहुत से निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं। सोमवार को कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की कई दौर की बैठकें शुरू हुई। इन बैठकों में क्या हुआ यह तो अभी रहस्य है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि वह कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसमें यमुनोत्री से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संजय डोभाल का नाम सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल की मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी हो चुकी है। एक क्षत्रिय दल के प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2012 के चुनाव से बहुत कुछ सीख रही है। इस बार 2012 के चुनाव में जो उन्होंने गलती की थी वह इस बार नहीं दोहराना चाहती है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी। बस एक सीट से भारतीय जनता पार्टी पीछे थी और बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरा विकल्प है जोड़ तोड़ की राजनीति कि निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाओ और बहुमत हासिल करो, वो 2012 में नहीं किया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 में नहीं बनी थी और हरीश रावत मुख्यमंत्री बनकर आए थे। माना यही जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपना प्लान बी और सी, हालांकि बहुमत मिल रहा है, एग्जिट पोल में भी हमने देखा है, बहुत से लोगों से बात की है, कहे तो सब यही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, लेकिन फिर भी वो प्लान बी और सी में कर रहे हैं कि कहीं 1-2 सीटों की कमी पड़ जाए या 1-2 सीटों की इनको जरूरत पड़ जाए तो तब वो इन निर्दलीय विधायकों से या बागी विधायकों से या किसी क्षेत्रीय दल के विधायक से संपर्क बनाकर उनका मत अपने ऊपर ले सकें और जो 36 का जादुई आंकड़ा है वो छू सके। और उत्तराखंड से दूसरी खबर में आपके लिए यह है कि एसडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने महिला दिवस पर उत्तराखंड में खड़ी हुई जो महिला प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक खुलासा किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। एसडीआर के मुताबिक उत्तराखंड के चुनाव मैदान में उतरने वाली महिलाओं की जो शैक्षिक योग्यता देखें तो उसमें से 17 महिलाएं जो कि 24% हुआ वो 17 महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 21 महिलाएं जो कि 33% हुआ वो है ग्रेजुएट। 9 महिलाएं जो कि 14% हुआ वो है 12वीं पास, 3 महिलाएं 10वीं पास हैं, 5 महिलाएं 8वीं पास है, 1 महिला 5वीं पास है और 4 महिलाएं अपने आप को साक्षर बताती हैं। एसडीआर के मुताबिक इस बार उत्तराखंड चुनाव में 57% महिलाओं का ग्रेजुएट होना सराहना की बात है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी महिला विधायक हैं जिनकी संपत्ति में पिछले 5 साल में बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे पहला नाम आता है रेखा आर्या का। रेखा आर्या की संपत्ति पिछले 5 सालों में 57% बढ़ी है।
सोमेश्वर से दोबारा चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी रेखा आर्या की संपत्ति में 57% की बढ़ोतरी पाई गई है। उनकी संपत्ति 2017 में भरे शपथ पत्र के अनुसार 12 करोड़ 78 लाख रुपए थी, लेकिन 2022 में जब उन्होंने शपथ पत्र भरा तो उसमें उनकी संपत्ति 25 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। कोटद्वार से चुनाव लड़ रही रितु खंडूरी भूषण की आय में भी संपत्ति 115% की हुई है। आपको बताते हैं कि रितु खंडूरी जी की आय संपत्ति 2017 में 3 करोड़ 87 लाख रुपए थी, जो कि 2022 में 7 करोड़ 26 लाख रुपए हो चुकी है। भगवानपुर से विधायक ममता राकेश की आय की संपत्ति 2017 में 3 करोड़ 58 लाख थी, जो कि 4 करोड़ 88 लाख हो चुकी है। पिथौरागढ़ की विधायक रही चंद्रा पंत की आय भी 22% तक की वृद्धि नजर आई है। इस बार उत्तराखंड के चुनाव मैदान में उतरी महिलाओं में से 21 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब कि जो करोड़पति हैं, और 14 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी संपत्ति 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और आपको बताते हैं कि 10 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी संपत्ति 1 लाख या 1 लाख से कम है और बाकी की संपत्ति 1 लाख से 50 लाख के बीच में है। 2022 में कुल 632 प्रत्याशी उतरे हैं 70 विधानसभा सीटों के लिए, जिसमें से 570 पुरुष हैं और 62 महिलाएं हैं। बहरहाल ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत कर आता है। धन्यवाद।